हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का ये वीडियो लेकर के हम आए हैं जो 2023 में पेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो ये हमारा वीडियो आज उन्हीं के परीक्षा पर आधारित है। जो मॉडल पेपर है वो तैयार किया गया है, जो 2023 की पेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका इस तरह से है। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? जी हाँ, आपने सही सुना। पहला क्वेश्चन है, मुगल काल का पहला भारतीय जो है कौन था, हिंदी विद्वान कौन है? तो ऑप्शन है आपके मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम, मुल्ला वजही या चंद्रवरदाई। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो मुगल काल का जो शासक है, मुगल काल का पहला हिंदी विद्वान था मलिक मोहम्मद जायसी। कौन सही है ऑप्शन आपका? आपका ऑप्शन ये सही है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और हो सके तो आप कॉपी पेपर के साथ में बैठें ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और आप अपनी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बस जो 28-29 तारीख को होने वाली है, जो एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, उसकी आप पकड़ बनाएं, और इस मॉडल पेपर की सहायता से आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ गया आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई, यानी दूसरा ऑप्शन आपका सही है। महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो क्या था? जामाली। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आगे आपका स्क्रीन पर ये चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हड़प्पा की खोजकर्ता कौन थे? आपको बताने हैं हड़प्पा की खोज कौन थे? तो हड़प्पा की जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाने वाला है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार जो है 1909 में पारित हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वाधीनता बिल लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में बार किस दिन प्रस्तुत किया गया था? ये आपको बताने हैं। ठीक है। ऑप्शन आपकी इस प्रकार है, 10 अगस्त 47 को, 1 अगस्त 47 को, 14 अगस्त 1947 को, या फिर आपका 4 जुलाई 1947 को। तो ये ऑप्शन आपका सही है, 4 जुलाई 1947 को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। ये 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ये किया था सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने, या फिर बागान कामगारों ने। तो ये किया था किसने? सिपाहियों ने। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को पदवी दी गई थी। कौन सी पदवी दी गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो पदवी दी गई थी किसके द्वारा? ये आपको बारदोली सत्याग्रह के बाद वल्लभ भाई पटेल को पदवी दी गई थी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, गांधी जी द्वारा, या मौलाना अब्दुल कलाम द्वारा। तो ये दी गई थी महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के नारे की रचना किसने की थी? इनकलाब जिंदाबाद के नारे की रचना की थी हसरत मोहानी ने। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। अगला देखें। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजात कहाँ पाई जाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोडा जो जनजातियां हैं
वो कहाँ पाई जाती हैं? टोडा जनजात कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जनजात जो उनकी जात पाई जाती है वो कहाँ? तमिलनाडु में पाई जाती है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है? तो कोयला, तांबा, अभ्रक। तो अभ्रक का है। किसका? अभ्रक का। अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत के किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो भारत के किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को। किसको? गोदावरी को। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है कि जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है कहाँ? आपको बताना है कि कहाँ पर लाना है। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर, उड़ीसा के तट पर, केरल तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के कुछ भागों में, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक में। तो ये कहाँ पर है आपका? ये है आपका केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर। अगला क्वेश्चन, भूशून्य निम्नलिखित में से कहाँ है? भूशून्य निम्नलिखित में से न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में जोर दिया गया था? तो गरीबी हटाने के लिए पाँचवीं वर्ष पंचवर्षीय में, किस वर्ष में? पाँचवीं में, यानी ऑप्शन ये सही है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था। ठीक है? चलिए नई आर्थिक नीति में क्या सुधार किए गए हैं? नई आर्थिक नीति में सुधार किए गए हैं उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, अर्थात ये सभी किए गए हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन आपके आ गया स्क्रीन पर, ये रहा। ये आपका है क्वेश्चन कि वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? तो वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है? डी ऑप्शन सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, रेजिडेक्स का संबंध किससे है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि रेजिडेक्स बताना है कि क्या है। रेजिडेक्स का संबंध किससे है? तो रेजिडेक्स का संबंध है जमीन की कीमतों से। ठीक है? ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले कब संवैधानिक रूप से लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1993 में। निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि। ठीक है? अगला है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो स्वतंत्रता को विधि द्वारा, ठीक है, विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है? अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे?
संविधान के मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? 1976 में। पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? पृथ्वी के वायुमंडल के अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना रहे, कहने का मतलब ये है कि जब पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं रहेगा तब आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला, ब्लैक होगा। ठीक है, चलिए। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है, ये आपको बताने हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान। क्लियर, बहुत अच्छे। ग्लाइकॉल का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, ये आपको बताने हैं। तो ग्लाइकॉल का प्रयोग किस में किया जाता है? टेरिलीन के बनाने में किया जाता है। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लैक्टोज किस में पाया जाता है? ठीक है, तो लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में। पांडा किसके कुल का होता है, बताइए। ये आपको बताना है कि पांडा किसके कुल का होता है। तो पांडा भालू के। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा पिरामिड होता है किसका? ऊर्जा पिरामिड होता है हमेशा उल्टा, हमेशा सीधा, उल्टा या सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड जो ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा होता है। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा था? भारत में सर्वोच्च इसका सही है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा था, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका परमवीर चक्र। क्या है? परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित इसमें कौन सा है? दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, 8 मार्च को किस रूप में मनाया जा रहा है? 8 मार्च को किस रूप में मनाया जा रहा है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ है? ये आपको बताना है कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ है। तो ब्रेबॉर्न स्टेडियम है मुंबई में। अगला है निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? भूटान को। किसको? भूटान को। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि जापान की मुद्रा कौन है? तो जापान की जो मुद्रा है वह है एन। ठीक है, क्या है? एन। भारत का काफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है कुर्ग में स्थित है। कहाँ? कुर्ग में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्लियर, चलिए
अगला क्वेश्चन है, किसी फर्म के पुरुष कर्मचारियों का औसतन वेतन 5200 रुपये था और महिला कर्मचारियों का 4200 रुपये था। यदि सभी कर्मचारियों को मिलाकर औसतन वेतन 5000 हो तो महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा। तो इसमें महिला का प्रतिशत आपको निकालना है। ठीक है, ऑप्शन आपके इस तरह से है 80%, 20%, 40% या फिर 30%। ठीक है, तो आप आंसर निकाल करके देख लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, लेकिन ऑप्शन आपके कौन सही है आप निकाल लें। इसका ऑप्शन सही है 20%। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, √2.76 इंटू 3/2.3 इंटू 2.5, इसको हल करके आप क्या आंसर लाएंगे। ये आपको हल करना है और हल करने के बाद में आपको आंसर बताना है कि कितना आंसर आया। आंसर आपके इस तरह से 2.4, 1.4, 0.9 और 1.2। तो ये आंसर आपको बताना है। तो ये आंसर आपका कितना होगा 1.2। 1.2 आपका आंसर आएगा। ठीक है, यदि √4 की पावर n बराबर 1024 यानी 1024 है तो n का मान आपको ज्ञात करना है। तो n का मान क्या होगा, तो n का मान होगा 10। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 150% वृद्धि और उसके भिन्न के अंश में आपने कितना किया 150% वृद्धि और उस भिन्न के हर में 300% की वृद्धि करते हैं तो परिणामी भिन्न 5/8 है। भिन्न क्या होगी। तो इस भिन्न को आपको बताना है। तो ये भिन्न क्या होगी 4/9। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 100 और 1000 के बीच किसी पूर्णांक के पूर्णांकों के अंकों को जोड़ को उसी पूर्णांक से घटाया जाए तो परिणामी संख्या हमेशा निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगी। तो ये विभाज्य होगी किससे, 9 से। निम्न में से चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। तो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो चांदनी का पर्यायवाची चंद्र नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अजंत का संधि विच्छेद क्या है। तो अजंत का संधि विच्छेद क्या है, अच धन अंत। ठीक है, अजंत। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को छांटिए। लड़का ने पत्र लिखा। लड़का निम्न में से शुद्ध है, आपको क्या छांटना है कि लड़का ने पत्र लिखा, यह कविता कबीर ने लिखा, नीरज पत्र को लिखा, माला पुस्तक पढ़ चुकी। इनमें से आपको शुद्ध वाक्य को दर्शाना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो माला पुस्तक पढ़ चुकी है, क्या सही है, ये आपका सही है कि माला पुस्तक पढ़ चुकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जिनकी पत्नी ना हो उनको क्या कहते हैं। तो आपको लिखना है जिसकी पत्नी ना हो उसको क्या कहते हैं। जिसकी पत्नी ना हो उसको विधुर कहते हैं, या विपत्नीक कहते हैं, या अपत्नीक कहते हैं, या वियोग। एक में आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है आपका,
जिसकी पत्नी न होती है उसे विधुर या अपत्नीक। इसमें तो शायद हमको दोनों लग रहे हैं, ठीक है, विधुर भी हो सकता है या अपत्नीक, लेकिन ये ज़्यादा आंसर आपको अपत्नीक पर जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यशपाल की रचना नहीं है? जिसकी पत्नी नहीं होती है उसको विधुर मानिए, विधुर। निम्न में से कौन सी यशपाल की रचना नहीं है? ये मान लीजिए यशपाल की रचना नहीं है, किसकी? मुक्त बोध का, ठीक है। ये देखिए एक पैसेज दिया हुआ है, अब 51 से 54 नंबर आप पैसेज से सॉल्व करेंगे। A passage is given before the questions following it. Read the passage carefully and choose the best answer to each question out of the 4 alternatives. इसमें बताया गया है कि आपको ये पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको नीचे लिखे वाक्य जो प्रश्न है उनको सही से इनका उत्तर देना है, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, What did man do in his spare times? तो इसमें ऑप्शन है मेड स्टोन टॉल्स, मेड होज और पॉट्स, है ना, बिब क्लॉथ्स या ऑल ऑफ एबव। तो इसमें बताना है कि आपको कौन सी ऑप्शन सही है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका वो है ऑल ऑफ एबव। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन दिस पैसेज डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स, लेबर इसका डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स इसका मान क्या होगा? तो ये है आपका स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्वायर ग्रेटर स्किल्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है आपका कौन सही है? ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है टू व्हिच पीरियड डू टू न्योलिथिक टाइम्स रिफर। न्योलिथिक टाइम रिफर्स क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो ये है ऑप्शन आपका लेटर पार्ट्स ऑफ स्टोन एज, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है चीफ वेयर इलेक्टेड बाय द कम्युनिटी फॉर देयर, आपके ऑप्शन है एज, क्वालिटीज ऑफ द लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द करेज या टेस्ट ऑफ द लॉयल्टी। तो इसमें कौन से ऑप्शन आपके सही हैं? ये ऑप्शन है आप कौन से, क्वालिटीज एंड लीडरशिप, ये बेस्ट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है Which of the following words can be used as a substitute for the phrase ये nursery where children of the working parents are called for while their parents are at work। ऑप्शन आपके इस तरह से है, तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही है? क्रेक। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में TAIL को लिखा गया 42 है तथा BANT को 37 लिखा जाता है, तो इस भाषा कोड को GODY क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिकली का एक क्वेश्चन है, तो ये आपको बताने हैं। तो इसको लिखा जाएगा 51, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनके आगे दो निष्कर्ष हैं, पहला दूसरा निकालिए। आपको मानना है कि सत्य कथन चाहे वो सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीक हो। आपको निर्णय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में कौन निश्चित रूप से कथनों द्वारा सही निकाला जा सकता है। यदि कोई हो तो कथन ये बताना है आपको, भारत में निर्यात गुणवत्ता वाले सौंदर्य प्रसाधनों की मांग बहुत है। दूसरा है पुरुषों के सौंदर्य उत्पादों की मांग उत्पाद की मांग सफलतापूर्वक सृजित की गई है। निष्कर्ष है स्थानीय सौंदर्य प्रसाधन निर्माता बाजार में टिके रहने के लिए कठिन संघर्ष कर रहे हैं या उत्पाद विविधता की मांग के कारण आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक चीज़ों का भी बाजार विकसित हो गया है। निष्कर्ष ये सही है, निष्कर्ष बी सही है, दो सही है, ना तो ये सही ना तो निष्कर्ष ना एक सही है ना दो सही है। इनमें से आपको बताने हैं क्या सही है। तो इनमें सही है ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो सही है। क्लियर, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी, इटावा असंगत है, इनमें तालमेल सही नहीं है, ये आपको बताने हैं। कौन कौन से हैं? निम्नलिखित में असंगत चयन है भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी, ईटानगर। तो इसमें कौन सही है आपका? गुवाहाटी। गुवाहाटी का मेल इनमें से नहीं हो पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखें, 5 लड़कियां एक समूह में मीना रीना से लंबी परंतु टीना से कम लंबी हैं। गीता की लंबाई रीना से कम परंतु हीना से अधिक है। बताइए किसकी लंबाई सबसे अधिक है? ठीक है, तो टीना की लंबाई सबसे अधिक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था तो 19 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, क्या होगा भाई? ये आपको बताने हैं। तो ये होगा सोमवार। क्या होगा? ये सोमवार होगा। क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में परिच्छेद को पढ़िए, उनके अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद पर आधारित होने चाहिए। इंसान को अधिकतर ना समझ रायों से बचने के लिए बहुत अलौकिक मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं है। कोई सरल नियम आपको गलतियों से तो नहीं बल्कि कुछ मूर्खतापूर्ण गलतियों से दूर रखेंगे। अगर कोई मामला जो अवलोकन से सही नहीं किया जा सकता, वो अवलोकन स्वयं बनाइए। अरस्तु इस गलत विचारधारा की औरतों के पास आदमी से कम दांत होते हैं से बच सकते थे यदि अपनी पत्नी के मुंह खोलने के लिए कहते और गिन लेते। ठीक है, हम सभी की आदत यह सोचना कि आप जानते हैं कि आपसे कोई बड़ी गलती नहीं हो सकती है। तो मुझे बताया गया कि हाथी काली भौरें खाती है, इसलिए मुझे पता है। लेकिन हाथी की आते पर किताब लिख रही हूँ। मैं यह बात तब तक लिखूंगी जब तक उसे इस आहार को खाते हुए देख न लूँ। तब अरस्तु कैसे कम सतर्क थे। प्राचीन और मध्यकालीन लेखक यूनिकॉर्न और सैलामेंडर के बारे में कुछ जानते थे, लेकिन उनमें से एक ने नहीं सोचा कि कट्टर बयानों से बचना जरूरी है, क्योंकि उनमें से किसी ने कभी उनमें से कुछ नहीं देखा था। ठीक है, तो ये तो कथन थे। अब आपको देखना है कौन इसमें से क्वेश्चन है, लेखक ने इंसान को किस तरह वर्णित किया है? अलौकिक, प्राचीन या बुद्धिमान? ये अतार्किक। कैसा? अतार्किक किया है। पहला डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
लेखक संकेत करता है कि उसने कभी हाथी को भौरे खाते नहीं देखा। ठीक है, ये सही है। लेखक किस आधार पर निष्कर्ष निकालने के पक्ष में है? लेखक जो है अवलोकन करने पर। ठीक है, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, परिच्छेद की शैली कैसी है? सांस्कृतिक, दार्शनिक और आलोचनात्मक या वैज्ञानिक? ये आपको बताने हैं। तो ये है आपका वैज्ञानिक। ठीक है। लेखक के अनुसार यूनिकॉर्न तथा सैलमेंडर क्या है? लेखक के अनुसार यूनिकॉर्न और सैलमेंडर क्या है? तो लेखक के अनुसार सैलमेंडर और लेखक एक अस्तित्व में ही नहीं है। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन आपका सही है। ये अगला 66 से 70 क्वेश्चन आपके इस प्रकार के होंगे। नीचे दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए एवं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद पर ही आधारित होने चाहिए। प्रकृति हो या मानव जीवन, समाज हो या देश, सभी की उचित स्थिति एवं सुख समृद्धि तभी तक रह सकती है जब तक उनमें पर्याप्त संतुलन बना रहे। जब संतुलन डगमगाता है तो प्रगति और विकास भी खतरे में पड़ जाता है। मानव जीवन की स्वास्थ्य रक्षा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, सुखी और शांति जीवन यापन के लिए स्वच्छ, निर्मल, पवित्र पर्यावरण अत्यंत आवश्यक है तथा ऐसे पर्यावरण के लिए सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त होना अनिवार्य है। विज्ञान ने विभिन्न क्षेत्रों की उन्नत करके मनुष्य को अपार शक्ति दी है, मगर वातावरण की समस्या में प्रदूषण बढ़ता ही गया है। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन आ गया कि मानव समाज के लिए संतुलन की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि समाज में चिरस्थायी सुख समृद्धि के संतुलन जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, उपयुक्त परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संतुलन धारणीय विकास को प्रोत्साहन देना, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही सही है आपका। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण ने मानव जीवन को किस प्रकार योगदान दिया है? तो पर्यावरण ने स्वास्थ्य रक्षा संबंधी मूलभूत आवश्यकताओं के रूप में दिया है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पर्यावरण को लेकर के निम्नलिखित में से कौन सी चीज सर्वाधिक आवश्यक है? तो इसमें है सभी प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त होना चाहिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका, मानव के लिए विज्ञान का योगदान क्या है? तो मानव के लिए विज्ञान का योगदान है शक्तियों का विकास। विज्ञान ने मानव की शक्तियों को विस्तार किया है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अब देखिए आपके पास ग्राफ आ गया है। अगला क्वेश्चन ग्राफ ही है। ये देखिए आपको ग्राफ दिया गया है। 71 से 75 तक के क्वेश्चन ग्राफ से संबंधित है। इस ग्राफ को आप देखें और इससे क्वेश्चन देंगे। ये क्वेश्चन आ गया, विविध मद में कितने प्रतिशत राशि खर्च हुई? ठीक है, कितनी प्रतिशत राशि खर्च हुई ये आपको बताने हैं। तो इसमें है आपका 11 सही 1/9%। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जलपान पर कितना प्रतिशत खर्च हुआ? तो उस फिगर के अनुसार आप इस पर करेंगे, ये सही है आपका। कंपनी का कुल मासिक आय कितना है?
कंपनी का जो कुल मासिक आय है वह है 135 लाख। मासिक आधार पर परिवहन और कर्मचारी के वेतन का अनुपात कितना है? वह है आपका 1.4 यानी 1:4 पर। परिवहन पर व्यय जलपान एवं व्यय में कितना अधिक होता है खर्च, ये आपको बताने हैं। तो ये है 10 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये चार्ट पर है, देखिए। पाई चार्ट में किसी राज्य के साक्षर और निरक्षर पुरुषों स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाया गया है। आरेख का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये देखिए, आपको ये दिखाया गया है। निरक्षर स्त्रियाँ 12%, साक्षर पुरुष 45%, साक्षर स्त्रियाँ 35% और निरक्षर पुरुष कितने दिए गए हैं? 8%। ठीक है, ये आपका है। अब इससे आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए पाँचों के उत्तर किस तरह से आपसे पूछा जा रहा है। यदि कुल संख्या 35,000 हो तो साक्षर पुरुषों की संख्या आपको ज्ञात करना है। तो इसमें से आपको पुरुषों की जो साक्षरता है उसको निकालना है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3500। ठीक है, निरक्षर पुरुष और निरक्षर स्त्रियों के तदनुरूपी केंद्रीय कोणों का अंतर बताइए। तो वो है आपका 14.4%। ठीक है, यदि दो श्रेणियों के लोगों के बीच का अंतर में 36 डिग्री दर्शाया गया है तो बताइए वो कौन सी श्रेणियों की है। तो वो है आपके साक्षर पुरुष और साक्षर श्रेणियों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से दो श्रेणियों के साथ मिलकर के केंद्रीय कोण 169.2 अंश है। तो बताइए कौन सी श्रेणी है। तो इस श्रेणी के नाम को आपको बताने हैं। तो ये श्रेणी है आपका साक्षर स्त्रियों एवं निरक्षर की। ठीक है, अगला है आपका निरक्षर स्त्रियों का निरक्षर पुरुषों से अनुपात कितना है। तो वो है 3:2। ठीक है, अगला देखें। अगला वो भी आपका सवाल आ गया कि निम्नलिखित में 4 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आंकड़ों को ध्यानपूर्वक बैठें। एक परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवारों के राज्यवार विवरण इसमें दिए गए हैं। देखिए, ये परीक्षा में कुल उम्मीदवार हैं 1,20,000। राज्य ABCDEFGH है। संख्या में 12, 19, 7, 16 है ये, और अनुपात पुरुष और महिला का इतना है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। अब पूछ रहा है पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये और ई राज्यों की परीक्षा में बैठे हुए उम्मीदवारों की संख्या क्रमशः किस अनुपात में होगी। तो वो अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो वो अनुपात क्या होगी? 1:2। ई और जी राज्यों से मिलकर परीक्षा में बैठी महिला उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी होगी। तो वो संख्या है आपका 17। क्लियर? ई व एफ राज्य से परीक्षा में बैठे पुरुषों की संख्या कुल कितनी होगी। तो वो होगी आपकी 21,000। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य डी से परीक्षा में बैठे पुरुष उम्मीदवारों की संख्या व राज्य जी में परीक्षा में बैठे महिला उम्मीदवारों की संख्या के मध्य का अनुपात कितना है। तो ये है आपका 9:5। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है विंबलडन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं। 84 के बाद सीधा 92 हो गया है, तो क्षमा चाहेंगे कि इसमें 8 क्वेश्चन मिस हो गए। ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखिए आप जो भी क्वेश्चन है उसी को देखें। विंबलडन 2022 चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था, ये आपको बताने हैं। तो नोवाक जोकोविच ने जीता था। ठीक है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ये आपको बताने हैं। तो शीर्ष पर रहने वाला जो देश है वह है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन देखें। विंबलडन 2022 चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ये जीता था एलेना रिवाकिना ने। ठीक है, ये सही है। हाल ही में भारत के नवीन राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं कौन? भारत के नवीन राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं कौन? ये आपको बताइए, तो आपको सबको पता ही है कौन? मुर्मू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। किस राज्य ने गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल नामक एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? उस संस्था का नाम, वो मतलब उस राज्य का नाम आपको बताने हैं। तो राज्य है राजस्थान। क्या है? राजस्थान। हाल ही में किसने परमाणु सक्षम पृथ्वी सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया? ये किसने किया है? DRDO ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया? ठीक है, तो वो है कौन? जॉस बटलर को। किस 1922 में कौन दिया गया था? जॉस बटलर को। क्लियर? चलिए, हाल में चर्चित पुस्तक रेत समाधि किस में लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताने हैं। तो वो लिखी गई थी गीतांजलि श्री के। और अगला क्वेश्चन है 38वें भारत इंडोनेशिया कारपोनेट का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था अंडमान सागर पर। अंडमान सागर तथा मोलस्का जल डमरू मध्य में। ठीक है, तो ये रहा आपका 100वां क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएंगे, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा आपके इस परीक्षा में। आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। हम फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।